नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 4 नवंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आज दिवाली है और आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज है उसका टाइटल है एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल कट बाई ₹5, डीजल बाई ₹। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में ₹5 और डीजल पर ₹10 की कटौती। सरकार ने बुधवार को रबी फसल के लिए किसानों की मदद करने, मुद्रास्फीति को कम करने और अर्थव्यवस्था की खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता का हवाला देते हुए ईंधन की कीमतों में कमी और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः ₹5 और ₹10 प्रति लीटर की कटौती की। केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद अधिकांश भाजपा शासित राज्यों ने अपने ईंधन करों में कटौती करके छूट का पालन किया। जाहिर तौर पर ईंधन की दरों को ₹100 प्रति लीटर से नीचे लाने पर ध्यान दिया गया। गुजरात, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा ने डीजल और पेट्रोल दोनों के लिए राज्य शुल्क में ₹7 प्रति लीटर की कटौती का वादा किया, जबकि उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल पर ₹7 प्रति लीटर और डीजल पर ₹2 प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों क्रमशः ₹12 और ₹17 प्रति लीटर की कमी की जाएगी। हालांकि पंप स्तर की कीमतें गुरुवार से प्रभावित होने की उम्मीद है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल के लिए ₹100 प्रति लीटर के करीब या उससे ऊपर रहने की संभावना है। केंद्र ने राज्यों से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर वैट को समान रूप से कम करने का आग्रह किया है। यहाँ तक कि अगर राज्य कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके द्वारा ईंधन पर लगाए गए वैट की वास्तविक राशि तुरंत कम होने की उम्मीद है, क्योंकि वे एड वेलोरम आधार पर अलग अलग कर दरें लगाते हैं। या सीधे शब्दों में कहें तो केंद्रीय के बाद ईंधन की कीमत के प्रतिशत के रूप में उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तेल उद्योग के अधिकारियों ने कहा है कि पेट्रोल की अनुमानित कीमत गुरुवार से राजधानी में ₹110.04 से घटकर ₹103.97 प्रति लीटर हो जाएगी। मुंबई में ₹115.85 प्रति लीटर से घटकर ₹109.98 हो जाएगी। चेन्नई में ₹106.66 से घटकर ₹101.40 प्रति लीटर और कोलकाता में ₹110.49 प्रति लीटर से घटकर ₹104.67 प्रति लीटर तक। इसी तरह 4 महानगरों में डीजल की कीमतें ₹11 और ₹12.50 प्रति लीटर के बीच नरम होने की संभावना है। केंद्र पेट्रोल पर ₹32.90 प्रति लीटर और डीजल पर ₹31.80 प्रति लीटर उत्पाद शुल्क और उपकर लगा रहा था। संदर्भ के लिए 2014 में डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹3.56 प्रति लीटर था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज टाइटल है कोवैक्सीन गेट WHO's इमरजेंसी यूज नॉड। चलिए इसे पढ़ते हैं। कोवैक्सीन को WHO की आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली। भारत पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची EUL प्रदान की। कोवैक्सीन SARS-CoV-2 के खिलाफ एक संपूर्ण विषाणु निष्क्रिय टीका है, जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ साझेदारी में दिया गया है। इसे 18 वर्ष और उससे आयु के व्यक्तियों में उपयोग के लिए EUL दिया गया है। 2 खुराक से अधिक 4 सप्ताह के अंतराल। हालांकि बच्चों में उपयोग के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई है और गर्भवती महिलाओं पर उपयोग के लिए उपलब्ध डेटा सुरक्षित या प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए अपर्याप्त है। WHO ने ऐसा कहा है। EUL टीके की आपूर्ति में कोवाक्स पहल के लिए एक अपेक्षा है और देशों को कोविड-19 के आयात और प्रशासन के लिए अपने स्वयं के नियामक उद्यम में तेजी लाने की अनुमति देता है। कदम से उन भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाने की उम्मीद है जिन्होंने वैक्सीन का विकल्प चुना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है यह उन देशों के
अधीन होगा, अपनी नियामक प्रक्रियाओं के माध्यम से कोवैक्सीन को मंजूरी दे रहे। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है NCPCR issues note to NCERT on transgender inclusion manual। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। NCPCR ने ट्रांसजेंडर समावेशन मैनुअल पर NCERT को नोटिस जारी किया। सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी प्रतिक्रिया और एक पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रचारक की शिकायत के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को एक नोटिस जारी किया है। स्कूलों में ट्रांसजेंडर बच्चों को शामिल करने पर अपने नए प्रशिक्षण मैनुअल के संबंध में RSS के पूर्व प्रचारक और फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ कार्यकर्ता विनय जोशी ने NCPCR को शिकायत, जिसमें आरोप लगाया गया कि मैनुअल आपराधिक साजिश थी। विवाद के मुद्दे जेंडर न्यूट्रल शौचालयों का उपयोग करने और स्कूल के बुनियादी ढांचे और प्रक्रियाओं में लिंग बाइनरीज को हटाने के लिए मैनुअल की सिफारिश थे। नोटिस में कहा गया है कि तरह के दृष्टिकोण से बच्चों को घर और स्कूल में विरोधाभासी वातावरण के कारण अनावश्यक मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ेगा। लिंग डिस्फोरिया का अनुभव करने वाले किशोरों के लिए यौवन अवरोधक या हार्मोन उपचार की उपलब्धता पर चर्चा करने के लिए शिक्षकों को मैनुअल का सुझाव भी आलोचना के लिए आया था। NCERT को दस्तावेज में विसंगतियों को सुधारने में उचित कार्रवाई करने, प्रारूप समिति के सदस्यों की पृष्ठभूमि और योग्यता को सत्यापित करने और 7 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने के लिए कहा गया था। मैनुअल अब NCERT की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। लिंग अध्ययन विभाग, जिसने मैनुअल का निर्माण किया, ने NCERT के निदेशक श्रीधर श्रीवास्तव के सभी प्रश्नों को हटा दिया, जिन्होंने टिप्पणी के लिए द हिंदू के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। सोमवार को NCERT ट्विटर पर एक संक्षिप्त अवधि के लिए ट्रेंड कर रहा था, जब दक्षिणपंथी वेबसाइट ऑफ इंडिया ने मैनुअल पर एक लेख पोस्ट किया जिसमें परिषद पर जागने का आरोप लगाया गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है PM कॉल्स फॉर डोर टू डोर वैक्सीनेशन। चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने घर घर टीकाकरण का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कम कोविड-19 टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कवरेज में सुधार के लिए सूक्ष्म रणनीतियों की योजना बनाने का आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाने का आह्वान किया। बैठक में पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरे के कम कवरेज वाले जिलों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत की। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से हर घर टीका यानी हर दरवाजे पर टीका के जुनून के साथ हर घर पहुंचने का आग्रह करते हुए श्री मोदी ने उन्हें हर घर दस्तक की भावना से जागने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब हम अभियान को हर घर तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्यकर्ताओं से किस नारे के साथ प्रत्येक घर जाकर के टीका लगाने का आह्वान किया है, तो वह नारा है हर घर टीका हर घर। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। इसका टाइटल है गवर्नमेंट अनाउंसेस ई मार्केट फॉर सिटी ट्रेडर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार शहर के व्यापारियों के लिए ई मार्केट की घोषणा करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ई मार्केट प्लस दिल्ली बाजार की घोषणा की, जहां राजधानी के हर छोटे और बड़े उद्यमी का अपना ई कॉमर्स स्टोर होगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल उद्यमियों को एक वैश्विक ऑनलाइन पहचान देगा और खरीदारों को दिल्ली के बाजारों के वर्चुअल वॉक थ्रू पर जाने में सक्षम बनाएगा। श्री केजरीवाल ने एक डिजिटल ब्रीफिंग में कहा कि दिल्ली सरकार ने एक पहल की है जो दिल्ली के व्यापारियों और व्यापारियों के उद्यमों में समृद्धि लाने जा रही है। कोई भी इस पोर्टल पर अपने सभी उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। इस पोर्टल पर वर्चुअल बाजार विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खान मार्केट, लाजपत नगर और सरोजनी नगर जैसे प्रमुख बाजारों की
उपस्थिति पोर्टल पर होगी, जिसके अगले साल अगस्त तक चालू होने की उम्मीद है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। न्यूज का टाइटल है SC/ST एक्ट कैन नॉट बी अलाउड टू बी मिसयूज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जा सकता। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक अपराध को हर उस अपराध के लिए प्रतिबद्ध नहीं माना जा सकता है जहां पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होता है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि अपराध का मकसद जाति आधारित हमला या उस जाति के प्रति घृणा नहीं है तो आरोपी को केवल भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अपराध के लिए चार्जशीट किया जा सकता है, जिसे घटना की पृष्ठभूमि में उचित रूप से लागू किया जा सकता है। अपराध या अन्य कानूनों के तहत जिन्हें तथ्यों और परिस्थितियों से संकेत मिलता है लागू किया जा सकता है। हालांकि अधिनियम अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को अत्याचार या उत्पीड़न से बचाने के लिए है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और इसलिए अदालत ने कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले जांच अधिकारी पर समझदारी से निर्णय लेने की अधिक जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार ने शहर के निवासी लोकनाथ के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए आदेश पारित किया। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि अपराध का मकसद जाति आधारित हमला या उस जाति के प्रति घृणा नहीं है तो आरोपी को केवल भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अपराध के लिए चार्जशीट किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अ डेंजरस प्रोपोजिशन केरला एससी। तो इसे पढ़ते हैं। एक खतरनाक प्रस्ताव केरल HC। केरल उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह भुगतान किए गए कोवैक्सीन प्राप्तकर्ताओं को दिए गए कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने का निर्देश दे। जब याचिका हाल ही में सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति N नागेश ने मौखिक रूप से कहा कि याचिका एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव थी। अगर कोई यहाँ आकर विरोध करे कि वे महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते और हमारी मुद्राओं से उनकी छवि को हटाने की मांग करते हैं, यह कहते हुए कि उनका खून और पसीना है ये और वे उस पर उनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, तो क्या होगा? अदालत ने पूछा। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि महात्मा गांधी का चित्र भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार मुद्रा पर मुद्रित किया गया था, जबकि प्रधानमंत्री की तस्वीर किसी वैधानिक प्रावधान पर आधारित नहीं थी। याचिका के मुताबिक कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर की कोई उपयोगिता नहीं थी। यह केवल एक व्यक्ति के टीकाकरण की पुष्टि करने के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र था। प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की कोई प्रासंगिकता नहीं थी, जैसा कि अन्य देशों द्वारा जारी किए गए ऐसे प्रमाण पत्रों में देखा जा सकता है। प्रमाण पत्र में छपे संदेश या प्रेरणा अप्रासंगिक थी, क्योंकि प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहले से ही की उपयोगिता के बारे में आश्वस्त था और स्वेच्छा से टीकाकरण ले चुका था। वास्तव में एक प्रमाण पत्र में संदेश परिवर्तित लोगों को देश देने के अलावा और कुछ नहीं था। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपने टीकाकरण के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था। नतीजतन उन्हें अपने टीकाकरण पर सरकार से कोई सब्सिडी या अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। वास्तव में यह मुफ्त वैक्सीन स्लॉट की कमी थी, जिसने याचिकाकर्ता को भुगतान किए गए टीकाकरण का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया। भुगतान किए गए वैक्सीन प्राप्तकर्ता को जारी किए गए प्रमाण पत्र में प्रधानमंत्री की तस्वीर डालकर क्रेडिट का दावा करने का राज्य को कोई अधिकार नहीं था। यह केवल एक व्यक्ति से टीकाकरण की स्थिति पुष्टि करने के लिए जारी किया गया एक प्रमाण पत्र था। वर्तमान कोविड-19 अभियान प्रधानमंत्री की सकारात्मक छवि पेश करके राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए बनाया गया प्रतीत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित अभियान ने व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया और याचिकाकर्ता द्वारा एक मतदाता के रूप किए गए निर्णय दोनों को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार के वकील ने बयान दाखिल करने के लिए और समय मांगा है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाए।
अगली न्यूज का टाइटल है पैलेस्टीनियन पीएम कॉल्स फॉर इंडियन सपोर्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने भारतीय समर्थन का आह्वान किया। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतियेह ने कहा है कि भारत सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग बनाए रखकर पश्चिम एशिया में एक स्थिर भूमिका निभा सकता है। COP 26 शिखर सम्मेलन के मौके पर ग्लासगो में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जारी एक बयान में श्री शतियेह ने कहा कि भारत की फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करने की एक ऐतिहासिक परंपरा थी और इसका तकनीकी समर्थन समानांतर होना चाहिए। श्री शतियेह ने कहा कि हम भारत की विदेश नीति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर मध्य पूर्व पश्चिम एशिया में एक अच्छी तरह से स्थापित और प्रतिष्ठित भारतीय भूमिका की आशा करते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का समर्थन कर रहा है। फिलिस्तीन की यरूशलेम की राजधानी के रूप में श्री शतियेह ने कहा। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संगठनों में भारत की भूमिका के लिए मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ सहयोग में कड़े प्रयास की आवश्यकता है। यह बैठक हालांकि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन से इतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवसीय इजरायल यात्रा के तुरंत बाद हो रही है। यात्रा पर व्यापक रूप से टिप्पणी की गई क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी क्षेत्र की यात्रा को शामिल नहीं किया गया था। फिलिस्तीनी नेता ने बताया कि भारत बढ़ती प्रोफाइल के कारण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम भारत के साथ सभी प्रकार के सहयोग के लिए तैयार हैं, जो 2022 के लिए सुरक्षा परिषद एक अस्थायी सदस्य कर रहा है और 2022-24 के लिए मानवाधिकार परिषद के टिप्पणियों की व्याख्या बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों पर समर्थन के लिए सूक्ष्म संदेशों के रूप में की जा सकती है। हाल के वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का समर्थन करने की परंपरा को तोड़ा है। 2019 में भारत में ECOSOC यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजरायल के पक्ष में मतदान किया, ताकि शहीद नामक एक फिलिस्तीनी संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार किया जा सके। जून में भारत ने मकार परिषद में गाजा पट्टी में इजरायल की कार्रवाइयों का जांच के लिए एक प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भाग नहीं लिया, जिसका विदेश मंत्री रियाद अल मल्की ने कड़ा विरोध किया, जिन्होंने भारत के बहिष्कार की आलोचना करते हुए एक पत्र लिखा था। श्री शतियेह, जिन्होंने पहले COP 26 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, ने यह कहकर सुर्खियां बटोरी कि इजरायल के कब्जे से फिलिस्तीनी पर्यावरण को खतरा है। श्री शतियेह ने सोमवार को फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में अपनी टिप्पणियों को पढ़ते हुए कहा, हम यहाँ दुनिया को यह बताने के लिए हैं कि इजरायल का कब्जा फिलिस्तीनी पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक खतरा है। श्री शतियेह ने सोमवार को फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में अपनी टिप्पणियों को पढ़ते हुए ऐसा कहा। श्री मोदी ने नई दिल्ली से रवाना होने से पहले मंगलवार को अपने इजरायली समकक्ष नफ्ताली बेनेट से भी मुलाकात की और औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्हें भारत आमंत्रित किया। श्री शतियेह ने भारतीय और तकनीकी सहायता की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समर्थन फिलिस्तीनी कारण के राजनीतिक समर्थन के समानांतर और पूरक होना चाहिए। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रस्तावों के कार्यान्वयन की गारंटी देता है। श्री मोदी और श्री शतियेह के बीच फरवरी 2018 के बाद पहली मुलाकात है, जब पीएम मोदी ने इजरायल की यात्रा के महीनों बाद फिलिस्तीन का दौरा किया था। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है पाक क्लोजेस एयर स्पेस श्रीनगर शारजाह फ्लाइट। चलिए इसे पढ़ते हैं। पाकिस्तान ने श्रीनगर शारजाह उड़ान के लिए हवाई क्षेत्र बंद किया।
पाकिस्तान द्वारा अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर आपत्ति जताए जाने के बाद हाल ही में शुरू हुई श्रीनगर शारजाह उड़ान को मंगलवार को लंबा रास्ता तय करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान श्रीनगर और शारजाह के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया। उड़ान श्रीनगर से पहला अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन था। एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अचानक हवाई क्षेत्र से इनकार करने के बाद 21 अक्टूबर को गो फर्स्ट एयरलाइंस को लंबा मार्ग निर्देश दिया गया था। कई उड़ान भारत पाकिस्तान का मतदान अब शारजाह पहुंचने में अतिरिक्त 30 मिनट का समय लेती है। हवाई किराया भी बढ़ गया है। सरकार और एयरलाइन के सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने वाली पश्चिम की ओर जाने वाली अन्य उड़ानें, जिनमें अमेरिका और यूके शामिल हैं, अप्रभावित रहीं। श्रीनगर के हवाई अड्डा निदेशक टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। फरवरी 2019 में पुलवामा में एक हमले के बाद भारतीय लड़ाकू विमानों ने बालाकोट में एक आतंकवादी शिविर को निशाना बनाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। बाद में जुलाई में हवाई क्षेत्र को फिर से खोल दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान ने 2009-10 में श्रीनगर से दुबई के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान के साथ भी ऐसा ही किया था। मुझे उम्मीद है कि गो फर्स्ट एयरवेज को पाक हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति दी जा रही है, जो संबंधों में गिरावट का संकेत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि भारत सरकार ने श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने के लिए पाकिस्तान से अनुमति लेने की भी जहमत नहीं उठाई। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है DRDO-IAF ज्वाइंटली टेस्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। DRDO-IAF ने संयुक्त रूप से एंटी एयरफील्ड हथियार का परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से स्वदेश में विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के 2 उड़ान परीक्षण किए हैं। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को राजस्थान के जैसलमेर में चंदन रेंज से भारतीय वायुसेना के एक विमान द्वारा हथियार को लॉन्च किया गया था। दोनों परीक्षणों में लक्षित लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ मारा गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। तो अगले न्यूज का टाइटल है सेंटर फ्लैग्स राइज इन नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र ने कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि का संकेत दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर को बढ़ते कोविड-19 मामलों की संख्या और साप्ताहिक सकारात्मकता दर की समीक्षा करने और परीक्षण बढ़ाने के लिए कहा। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, आंध्र प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव आरती आहूजा को लिखे पत्रों में साप्ताहिक नए कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। पिछले सप्ताह और पिछले महीने सकारात्मकता दर में वृद्धि के शुरुआती संकेत मिले हैं। सुश्री आहूजा ने विशेष रूप से त्योहार समारोहों के दौरान कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। इससे पहले 30 अक्टूबर को सुश्री आहूजा ने पश्चिम बंगाल और असम को पत्र लिखकर दोनों राज्यों में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि पर चिंता व्यक्त। हिमाचल प्रदेश को लिखे अपने पत्र में सुश्री आहूजा ने कहा कि पिछले सप्ताह में साप्ताहिक नए मामलों में लगभग 22% की वृद्धि हुई है और सकारात्मकता में वृद्धि के शुरुआती संकेत थे। अक्टूबर 4 से 10 के बीच में 3.3 के सप्ताह में 2.7% की वृद्धि और 25 से 31 अक्टूबर के बीच में उससे अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि राज्य ने 4 से 10 अक्टूबर के सप्ताह में 38
25,726 से और 25 से 30 अक्टूबर के सप्ताह में 44,549 तक किए गए परीक्षणों में क्रमिक वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ने पिछले 4 हफ्तों में साप्ताहिक नए मामलों की एक उच्च मात्रा दिखाई है और हालांकि साप्ताहिक सकारात्मकता 2.5% से कम है, जो कि पिछले 2 सप्ताहों से स्थिर है। उन्होंने कहा कि राज्य में 4 से 10 अक्टूबर के सप्ताह में किए गए परीक्षणों में 2,82,959 से 25 से 31 अक्टूबर के सप्ताह में 2,41,838 की गिरावट देखी गई है। जम्मू और कश्मीर के संबंध में श्री आहूजा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश ने साप्ताहिक नए मामलों में लगभग 61% की वृद्धि दिखाई है। अक्टूबर 25 से 31 के सप्ताह में 1,354 जबकि अक्टूबर 18 से 24 के सप्ताह में 843 मामलों की तुलना में वृद्धि हुई है। हालांकि साप्ताहिक सकारात्मकता 1% से कम है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में सकारात्मकता में 67% की वृद्धि हुई है। 18 से 24 अक्टूबर के सप्ताह में 0.3% से 25 से 31 अक्टूबर के सप्ताह में 0.5%। 2.5% से अधिक मामलों और सकारात्मकता के कारण कठुआ को चिंता के एक जिले के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को परीक्षण बनाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एट COP26 TN टीनेजर टेल्स लीडर्स दैट यूथ आर एंग्री। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। COP26 में TN किशोरी गांव से कहती है कि युवा गुस्से में हैं। एक बच्चे के रूप में 10वीं कक्षा की छात्रा विनीता उमाशंकर उत्तरी तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर में अपने गली में एक मोबाइल इस्त्री गाड़ी चलाने वाले एक जोड़े से इस्त्री करने के लिए और धुले और सूखे कपड़ों से भरे बैग के साथ चलती थी। उसने देखा कि कैसे दंपति द्वारा उसके कपड़ों को चारकोल से भरे ढलवा लोहे के बक्सों से इस्त्री किया गया था। जब वे गर्मी में काम कर रहे थे, उन्हें पसीना आ रहा था। वह न केवल अपने इस्त्री किए हुए कपड़ों को लेकर लौटी, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के इरादे से लौटी। वर्षों बाद जैसे जैसे वह बड़ी हुई, विनीशा जो अब 15 वर्ष की है, ने सूर्य के प्रकाश में अपने उत्तर ढूंढे। एक सौर ऊर्जा से चलने वाली इस्त्री गाड़ी जो पारंपरिक चारकोल इस्त्री बॉक्स को बदल देगी, एक भाप इस्त्री बॉक्स जो अपना काम करने के लिए शक्ति प्रदान करेगी। उनके नवाचार ने नवंबर 2021 में प्रतिष्ठित चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज सहित दुनिया भर से ख्याति दिलाई। स्वीडन स्थित चिल्ड्रन क्लाइमेट फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार युवा नवोन्मेषकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जलवायु संबंधित पुरस्कारों में से एक है। मंगलवार को अर्थ शॉट पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट में से एक सुश्री उमाशंकर को प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज ने 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के हिस्से के रूप में स्वच्छ प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा करने वाली एक बैठक में स्वच्छ ऊर्जा पर अपने मन की बात कहने के लिए कहा था। उनके दर्शकों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेता थे। उन्होंने मंगलवार को बैठक में कहा कि युवा लोगों के पास उन नेताओं पर गुस्सा और निराश होने का हर कारण है जिन्होंने खोखले वादे किए हैं और उन्हें पूरा करने में विफल रहे हैं। आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वह मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। हमें रहने योग्य दुनिया में रहने के वादों के बजाय कार्यों की आवश्यकता है। उनके भाषण को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। उनके माता पिता एस उमाशंकर एक व्यावसायिक सलाहकार और यू संगीता एक स्कूली शिक्षिका हैं, जिन्होंने विश्व मंच पर अपने इकलौते बच्चे के भाषण को करीब से देखा जब वे उसके साथ ग्लासगो की यात्रा कर रहे थे। वह यानी कि विनीशा क्लास की टॉपर है और पढ़ाई और पाठ्येतर गतिविधियों के समय प्रबंधन उत्कृष्ट है। उनकी माँ हमारे स्कूल में विज्ञान पढ़ाती हैं। एस प्रतिभा जो कि SKP वनिता इंटरनेशनल स्कूल तिरुवन्नामलाई में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा। सुश्री उमा शंकर की मोबाइल इस्त्री गाड़ी में 100 एम्पियर और बैटरी से जुड़ी छत के साथ सौर पैनल है। बैटरी को पूरी तरह से चार्ज होने में 5 घंटे की तेज धूप लगती है, जो बदले में टीम इस्त्री बॉक्स को 6 घंटे तक पावर देती है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है क्वैक लिंक्ड टू मास फिश किल इन अरुणाचल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं।
अरुणाचल में बड़े पैमाने पर मछली मारने से जुड़ा भूकंप। चीन के साथ सीमा के करीब 3.4 तीव्रता के भूकंप के कारण भूस्खलन के कारण अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी में बड़े पैमाने पर मछलियों की मौत हो गई, यह पता चला है। भूकंप और नदी में तैरती हजारों मरी हुई मछलियों की खोज के बीच का अंतराल एक पखवाड़े से अधिक का था। पूर्वी कामेंग जिले के अधिकारियों ने कहा कि 13 अक्टूबर को भूकंप नदी के स्रोत के आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 6,300 मीटर की ऊंचाई पर आया था। कामेंग एक सीमा पार नदी नहीं है। भूस्खलन ने कई टन मिट्टी और चट्टान को नदी में फेंक दिया, जिससे पानी का प्रवाह काफी कम हो गया। बहुत अधिक मैलापन के कारण नदी काली हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम घुली हुई ऑक्सीजन के कारण मछलियां मर गईं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूएस पुट्स इजरायली मेकर ऑफ पेगासस स्पाईवेयर ऑन ब्लैक लिस्ट। तो चलिए हैं, अमेरिका ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली इजरायली निर्माता को ब्लैक लिस्ट में डाला। अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को पेगासस स्पाईवेयर के इजरायली निर्माता को प्रतिबंधित कंपनियों की सूची में डाल दिया, जिसका उद्देश्य पत्रकारों और अधिकारियों की निगरानी पर एक घोटाले के लिए सॉफ्टवेयर केंद्रित था। कंपनी एनएसओ उन रिपोर्टों पर विवादों में घिरी हुई थी कि दुनिया भर में हजारों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, राजनेताओं और व्यावसायिक अधिकारियों को इसके पेगासस सॉफ्टवेयर के संभावित लक्ष्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पेगासस से संक्रमित स्मार्टफोन को अनिवार्य रूप से पॉकेट जासूसी उपकरणों में बदल दिया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता लक्ष्य के संदेशों को पढ़ सकता है, उनकी तस्वीरों को देख सकता है, उनके स्थान को ट्रैक कर सकता है और यहाँ तक कि उन्हें जाने बिना अपने कैमरे को चालू कर सकता है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक बयान में कहा कि इन उपकरणों ने विदेशी सरकारों को अंतरराष्ट्रीय दमन का संचालन करने में सक्षम बनाया है, जो कि सत्तावादी सरकारों द्वारा अपनी संप्रभु सीमाओं से बाहर असंतुष्टों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की प्रथा है। एनएसओ ने इस फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि इसकी प्रौद्योगिकियां आतंकवाद और अपराध को रोककर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और नीतियों का समर्थन करती हैं। एनएसओ के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम इस फैसले को उलटने की वकालत करेंगे। इसके अनुपालन नियंत्रण के परिणाम स्वरूप हमारे उत्पादों का दुरुपयोग करने वाली सरकारी एजेंसियों के साथ कई संपर्क समाप्त हो गए हैं। वाशिंगटन ने इजरायल की कंपनी कैंडिरो, सिंगापुर स्थित कंप्यूटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव कंसल्टेंसी पीटीई, COSEINC और रूसी फर्म पॉजिटिव टेक्नोलॉजीज को भी निशाना बनाया। तथाकथित इकाई सूची में कंपनियों के जुड़ने का मतलब है कि उन्हें अमेरिकी संगठनों से निर्यात प्रतिबंधित है। उदाहरण के लिए अमेरिकी शोधकर्ताओं के लिए अब उन्हें सूचना या प्रौद्योगिकी बेचना कहीं अधिक कठिन है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अक्टूबर सर्विसेज आउटपुट ग्रोज एट डिकेड हाई, PMI शोज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अक्टूबर सेवाओं का उत्पादन दशक के उच्चतम स्तर पर, PMI दिखाता है। भारत के सेवा क्षेत्र ने अक्टूबर में 10.5 वर्षों में अपनी सबसे मजबूत उत्पादन वृद्धि दर्ज की, जैसा कि सर्वेक्षण आधारित IHS मार्केट सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI द्वारा दर्शाया गया है, जो सितंबर में 55.2 से बढ़कर 58.4 हो गया। 50 का पठन पिछले महीने की आर्थिक गतिविधि के स्तर से कोई बदलाव नहीं होने का संकेत देता है। 400 फर्मों के सर्वेक्षण के आधार पर रोजगार सृजन की गति मध्यम रही, लेकिन सितंबर में तेज होकर फरवरी 2020 के बाद सबसे तेज हो गई। IHS मार्केट के अर्थशास्त्र सहयोगी निदेशक पोलियाना डी लीमा ने कहा कि सेवा क्षेत्र की वसूली अपने तीसरे सीधे महीने में प्रवेश कर गई है। फर्मों ने 10.5 वर्षों में सबसे तेज गति से गतिविधियों को बढ़ाया है और अधिक नौकरियां पैदा की हैं। सेवा व्यवसायों को भी इनपुट लागत में लगातार 16वीं मासिक वृद्धि का सामना करना पड़ा है, जिसमें मुद्रास्फीति दर 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई और अपने दीर्घकालिक औसत से आगे निकल गई। IHS मार्केट द्वारा सर्वेक्षण किए गए फर्मों ने उच्च ईंधन सामग्री, खुदरा कर्मचारी और परिवहन लागत का हवाला दिया। कीमतों के दबाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के
के कारण कुल मिलाकर कारोबारी विश्वास कमजोर रहा। इनपुट लागत फिर से तेजी से बढ़ने के साथ कंपनियों ने अक्टूबर में अपनी फीस 4.5 साल में सबसे तेज गति से बढ़ाई। सुश्री डी लीमा ने कहा कि भारत में सेवाओं के प्रावधान के लिए लगाए गए कीमतों में भारी वृद्धि की मांग पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि सेवा प्रदाता चिंतित थे कि लगातार मुद्रास्फीति के दबाव के कारण आने वाले वर्ष में विकास को गति न मिल पाए। फर्म ने एक बयान में कहा कि अक्टूबर में नए निर्यात कारोबार में कमी आई, एक प्रवृत्ति जो कोविड-19 के प्रकोप के बाद से दर्ज है। इसी के साथ ये समाप्त है। अगली न्यूज का टाइटल है MSME मार्जिन्स बैडली हिट बाय कमोडिटी प्राइस सर्ज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कमोडिटी कीमतों में उछाल से MSME मार्जिन बुरी तरह प्रभावित। उद्योग मंडल PHDCCI ने बुधवार को कहा कि कमोडिटी की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे व्यवसायों विशेष रूप से MSMEs के मूल्य लागत मार्जिन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह देखते हुए कि मुद्रास्फीति को संतुलित करने और मुद्रास्फीति स्थिरता बनाए रखने में RBI की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह दावा चैम्बर के सुझावों में से एक है, जिसमें RBI गवर्नर शक्तिकांत दास के दूसरे कार्यकाल के लिए फोकस क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक उच्च विकास प्रक्षेप वर्ग को प्राप्त करना और बनाए रखना शामिल है। PHDCCI ने सुझाव दिया कि वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें व्यवसायों और विशेष रूप से MSME के मार्जिन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। मुद्रास्फीति को संतुलित करने और उच्च विकास प्राप्त करते हुए मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसने श्री दास से मुद्रास्फीति के दबावों को संतुलित करते हुए प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। मांग बरकरार रहनी चाहिए, जिससे सहायता अर्थव्यवस्था खोई हुई गति को वापस लाने के लिए तत्पर हो सके। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पुअर IBC रिकवरी कॉल्स फॉर प्रोसेस रिजिग क्रिसिल। तो चलिए इसे हैं। खराब IBC रिकवरी प्रक्रिया में बदलाव की मांग क्रिसिल। एक घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 5 साल पहले दिवालियेपन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से दिवालिया कंपनियों के स्वीकृत वित्तीय दावों में से केवल 1/3 की वसूली की गई है। केवल 2.5 लाख करोड़ की वसूली के साथ दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC प्रक्रिया के तहत प्रस्तावों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक मजबूत धक्का की आवश्यकता है। क्रिसिल ने कहा, यह स्वीकार करते हुए कि कानून ने सत्ता समीकरण को पक्ष में झुका दिया है। उन्होंने कहा कि डेटा पर एक करीब से देखने से पता चलता है कि हालांकि रिकवरी दर और रेजोल्यूशन टाइमलाइन में सुधार के लिए बहुत अधिक जगह है, यह कोड को लगातार मजबूत करता है और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्थिरीकरण को अनिवार्य बनाता है। हाल के उच्च मूल्य वाले मामलों में लगभग 5% की कम वसूली पर उठाई गई चिंताओं के बीच एजेंसी की टिप्पणी आई है। यह याद किया जा सकता है कि शुरू में विशेष रूप से निर्धारित दर्जन खातों में वसूली बहुत अधिक थी। एजेंसी के निदेशक नितेश जैन ने कहा कि कम वसूली दर और लंबी समय सीमा के अलावा एक प्रमुख चुनौती परिसमापन के लिए जाने वाले मामलों की उच्च संख्या है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है कनाडा फंड्स टू पिक अप बाई 50% इन NHAI इन्विट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। NHAI इन्विट कनाडा का फंड 50% लेने के लिए कैनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्विट के लिए एंकर निवेशक होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 25% हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा NHAI न्यूनतम 15% इक्विटी बनाए रखेगा और शेष घरेलू संस्थागत निवेशकों को दिया जाएगा। इन्विट में शुरू में 390 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 5 ऑपरेटिंग टोल सड़कों का एक पोर्टफोलियो होगा और बाद में सड़कों को जोड़ने की योजना है। 5 सड़कों का कुल उद्यम मूल्य 8,011.52 करोड़ रुपए आंका गया था।
तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है जॉब्स लॉस एंड फाउंड अक्टूबर 2021। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नौकरियां खोई गईं और प्राप्त की गईं अक्टूबर 2021 में। CMIE की रोजगार डेटा की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार यह प्रदर्शित होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मिलाकर 6 मिलियन नौकरियां अक्टूबर के महीने में जा चुकी हैं और सबसे ज्यादा इन नौकरियों का नुकसान ग्रामीण निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्रों में देखने को मिला है। इन दोनों क्षेत्रों ने कुल मिलाकर 12 मिलियन नौकरियों को समाप्त किया है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों सेक्टर ने 12 मिलियन के करीब नौकरी पेशा लोगों को भी बेरोजगार कर दिया है सितंबर के महीने में, जो इन दोनों सेक्टर की स्थिरता के मामले में एक बहुत बड़ी समस्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ग्रामीण के सेवा क्षेत्र और शहर के विनिर्माण क्षेत्रों ने अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा रोजगार देने का एक अवसर प्रदान करने का मंच प्रदान किया था, लेकिन इन्हीं दोनों ने सबसे ज्यादा नौकरियों को समाप्त कर दिया है। यहाँ पे नीचे बने आप चार्ट में देख सकते हैं कि जनवरी 2021 से लेकर के अक्टूबर 2021 के बीच में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और इसके साथ ही संपूर्ण भारतवर्ष में किस प्रकार से नौकरियों में उतार और चढ़ाव आया हुआ है। और इसके साथ ही उसके बगल के बने चार्ट में आप देख सकते हैं जनवरी से लेके अक्टूबर तक के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, विनिर्माण, निर्माण और सेवा, इन सभी में माहवार किस प्रकार से उतार और चढ़ाव दर्ज किया गया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर 2021 में कृषि क्षेत्र में -2.03 का गिरावट देखने को मिला है। विनिर्माण क्षेत्र में -4.26 का गिरावट देखने को मिला है। निर्माण क्षेत्र में 7.77 का गिरावट देखने को मिला है और सेवा क्षेत्र में 8.30% की बढ़ोतरी मिली है। तो यहाँ पर केवल सेवा क्षेत्र में ही बढ़ोतरी देखने को मिली है, 8.3% है। इसके साथ ही तीसरे नंबर के आप चार्ट देखते हैं जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 के बीच में रिटेल, ट्रेड और इसके साथ ही ट्रैवल और टूरिज्म, एजुकेशन, पर्सनल, नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सभी क्षेत्रों में किस हिसाब से उतार चढ़ाव आया है। तो आप देखेंगे कि सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी ही हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पर्सनल नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज यानी निजी गैर व्यवसायिक सेवाओं में देख मिला है, 0.9 है। इसके साथ ही सबसे अंतिम चार्ट आप CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो इनकी रिपोर्ट के अनुसार ये शहर क्षेत्रों में इंडस्ट्री के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, जहां पर ये दिखाया गया है कि कृषि क्षेत्र में शहर में अक्टूबर 2021 में -0.41 की घटोतरी हुई, विनिर्माण क्षेत्र में 3.73 की बढ़ोतरी हुई, निर्माण क्षेत्र में 0.10 की बढ़ोतरी हुई और सेवा क्षेत्र में -2.93 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक ग्रोथ विनिर्माण क्षेत्र में 3.73 की देखने को मिली है और फिर उसके बाद निर्माण क्षेत्र में 0.10। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यहीं पर 4 नवंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की समाप्ति हो जाती है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट कर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशंस आपको टाइम मिलती रहे। के साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।